सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, जिसके अपन 13 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें पूरा चैप्टर अपन ने डिटेल में पढ़ा और समझा। कोलॉइड है उसको भी अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के अनुप्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस अनुप्रयोग में बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। यह दैनिक जीवन से रिलेटेड भी है, तो इसका ज्ञान अपने को होना आवश्यक है। देखिएगा, पहला उपयोग अपन देखें, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, धूम्र का अवक्षेपण। जो विभिन्न फैक्ट्रियां हैं, चिमनियां हैं, ईंट भट्टे हैं, उनमें से निकलने वाला जो धुआं जिसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, उस धुएं में बहुत से हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे कार्बन है, जैसे आर्सेनिक है, जैसे धूल मिट्टी है। इन सब कणों का जो चिमनी में से गैस निकल रही है, उसके साथ एक कोलॉइडी विलयन बना होता है। अगर इस धुआं को यूं का यूं वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण करता है और वनस्पतियों साथ साथ में जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए क्या करते हैं, सरकार ने विभिन्न मानक भी बनाए हुए हैं, विभिन्न मापदंड भी बनाए हुए हैं कि धुआं को वायुमंडल में छोड़ने से पहले उसका शुद्धिकरण करना आवश्यक है। शुद्धिकरण किसमें करते हैं? कोट्रेल अवक्षेपक, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर में इसका शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे धुआं है वो कार्बन और आर्सेनिक कणों का गैसों के साथ में बना हुआ ऋणावेशित कोलॉइड है, मतलब उसके कणों पर ऋणावेश पाया जाता है। तो इस प्रकार का ये कोट्रेल अवक्षेपक है। इसमें यहां पर देखिए, ये एक उच्च विभव वाला, इसमें बहुत ज्यादा उच्च विभव है, उच्च विभव वाला एनोड यहां लगा होता है। ये एनोड है और यहां पर देखिए ये एनोड है एंटीना के जैसा। ये एक चैम्बर है, चैम्बर बना हुआ है, यहां इसकी अर्थिंग करी हुई है, ये यहां पे अर्थिंग है। इस इनलेट में से कार्बन व धूल के कण युक्त धुआं को इस चैम्बर में प्रवेश करवाते हैं। ये धुआं जब इस एनोड के साथ, देखिए एनोड की बहुत सारी यहां पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया हुआ है, इस तरह से इसमें एनोड पर क्रॉस धातु इस तरह से लगे होते हैं ताकि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाए, एंटीना के जैसा ही। तो ये धुआं जब इस एनोड के संपर्क में आता है तो इसके ऋणावेशित कोलॉइडी कण अपने ऋणावेश को एनोड पर खो देते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने के बाद कण क्या है, आपस में जुड़ जाएंगे और बड़े कणों का निर्माण कर लेंगे। इन बड़े कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो ये वायु के साथ में बाहर जाने के बजाय गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा देखिए इस चैम्बर के पैंदे पर आकर बैठ जाते हैं। यह है कार्बन व धूल के कण जो यहाँ पे जमा हो गए। बाकी बची हुई जो गैस है वो यहां से आउटलेट, मतलब जो चिमनी के रूप में आपको दिखाई देती है बाहर, जिसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, उसमें से होकर ये गैस कण रहित बेकार गैस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। तो आपके सामने ये जो पूरा उपकरण दिखाई दे रहा है, इसमें कोलॉइडी कण, मतलब जो हानिकारक कण है, ऋणावेशित कण है, उनका अवक्षेपण हुआ है और इसे कहते हैं कोट्रेल अवक्षेपक, कोट्रेल प्रेसिपिटेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको अपने नोट्स में बना भी सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये है इसका पहला उपयोग। दूसरा अपन देखिए, जो कोलॉइड है उसका उपयोग देखते हैं या दैनिक जीवन में घटना देखते हैं। क्या है, नदियां हैं वो पहाड़ों से, मैदानों से होकर बहती हैं
और अपने साथ चट्टानों को लुढ़काती हैं, चट्टानें घिस जाती हैं लुढ़कते लुढ़कते, और उसमें बारीक मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कण हैं वो बन जाते हैं। ये बारीक धूल मिट्टी के कण जिनका आकार कोलोइडी कणों के आकार की कोटि का होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, वो जल के साथ कोलोइडी विलयन बना लेते हैं। अब चूंकि धूल के कणों का जल के अंदर बना हुआ कोलोइडी विलयन कैसा होता है? ऋणावेशित कोलोइड होता है। तो देखिए ये क्या है? ये है नदी, इस तरह से ये जल बह रहा है, इसमें ये नदी यूं बह रही है नीचे से यूं, अपन जो कह रहे हैं ये इसकी बहने की दिशा। जब ये नदी जहां पर समुद्र से मिलती है, ये क्या है? यहां पर समुद्र है। तो देखिए क्या होगा, चूंकि नदी में क्या है, ये जो मैंने कण दिखाए हुए हैं, मोटे मोटे कण यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये हैं रेत के ऋणावेशित कण, और ये नदी है। ये जहां समुद्र में मिलती है, समुद्र में देखिए क्या है, समुद्र में लवणों का भंडार है, बहुत से प्रकार के लवण हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। और लवणों में क्या होते हैं? लवणों में आयन होते हैं, उनका जलीय विलयन है वो आयनों के रूप में ही तो पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ तक दर्शाया हुआ है K प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस, विभिन्न प्रकार के आयन समुद्र में पाए जाते हैं। जब नदी जहां पर समुद्र से मिलती है तो ये ऋणावेशित कोलोइडों का संपर्क समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्य से हो जाता है। और अपन जानते हैं कोलोइडों में विद्युत अपघट्य मिला देने से क्या होता है? कोलोइडी कणों का स्कंदन होता है कि लवण से प्राप्त वह आयन जिस पर आवेश कोलोइडी कणों से विपरीत है, जैसे मिट्टी है तो ऋणावेशित कोलोइड है, और समुद्र से प्राप्त धनायन K प्लस और Mg2 प्लस उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसके आवेश को नष्ट कर देंगे। तो क्या होगा? कोलोइडी कण उदासीन हो जाएंगे, आपस में जुड़कर निलंबन का निर्माण कर लेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इस तरह से नदी के पैंधे पर बैठ जाएंगे जहां पे नदी समुद्र में मिलती है। तो देखिए यहाँ पे सारे कण जमा हो गए पैंधे पर और एक बिल्कुल समतल मैदान बन जाता है। वो कण जमा होते जाएंगे, जमा होते चले जाएंगे और एक हार्ड, बिल्कुल कठोर समतल मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? जिसे कह रहे हैं डेल्टा। तो इस तरह से ये डेल्टा का निर्माण होता है जहां पे नदियां समुद्र में मिलती हैं। तो ये कोलोइड का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट उपयोग देखिएगा, ठीक है। कोलोइडों का तीसरा अनुप्रयोग देखिएगा, कोलोइडी औषधियों के रूप में किया जाता है। औषधियां मतलब दवाइयों की अपन बात कर रहे हैं। वे दवाइयां या औषधियां ज्यादा प्रभावी होती हैं जो आसानी से अपने शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाए। अब कौन सी दवाइयां ज्यादा आसानी से अवशोषित होंगी? जिन दवाइयों के कणों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज्यादा होता है। और अपन जानते हैं कि जो कोलोइडी कण हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर औषधियां कोलोइडी विलयनों के रूप में ग्रहण की जाएं तो उनका आसानी से अवशोषण होगा, अधिशोषण होगा, ज्यादा मात्रा में वो अधिशोषित या अवशोषित होंगी और वो ज्यादा प्रभावी होंगी। इस प्रकार के कोलोइडी विलयनों के रूप में ली जाने वाली कुछ औषधियों के उदाहरण देखिए आपके सामने मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। एक एक करके अपन इसको देखते हैं। जैसे आर्जिरोल व प्रोटार्जिरोल, आर्जिरोल और प्रोटार्जिरोल ये सिल्वर Ag के रक्षित कोलोइड हैं, प्रोटेक्टिव कोलोइड हैं और इनका उपयोग आंखों के रोग में किया जाता है। जैसे आंख का आना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना, तो आर्जिरोल और प्रोटार्जिरोल का उपयोग आंखों में जो दवाई डालते हैं उसमें किया जाता है। दूसरा देखिए
Au सोना, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन, कॉपर इत्यादि विभिन्न धातुएं हैं, उनके कोलोइडी विलयन का उपयोग अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में करते हैं। आपने बहुत बार टीवी एड में देखा होगा, सोना चांदी च्यवनप्राश, इसमें सोने का अब्र है, चांदी का अब्र है, मतलब इसके अंश हैं जो आपको बना देंगे बलशाली, सुदृढ़ और मजबूत बना देंगे। इस तरह का एड आपने देखा होगा। तो इस तरह से ये जो विभिन्न धातुएं हैं, इनका कोलोइडल विलयन स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कोलोइडल सल्फर। सल्फर का कोलोइडी विलयन है वो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। वो भी कैसा? तीव्र कीटाणुनाशक, तुरंत प्रभाव डालने वाला कीटाणुनाशक है ये। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत ही पॉपुलर है। देखिए, पेट में बहुत प्रकार से अपने परेशानियां कई बार सहन करते हैं, जैसे एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, पेट दर्द करने लग जाता है, ऐंठन आती है। इस तरह की जो पेट की समस्याएं हैं, उन समस्याओं में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन है। ये कैसा? ये पायस है, पायस के रूप में इसका उपयोग करते हैं और ये पेट की बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ एसिडिटी, अम्लता को हटाने में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोलोइडल एंटीमनी, एसबी, कोलोइडल एंटीमनी का उपयोग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी काला जार, आपने बायो में पढ़ा होगा, तो उसके उपचार में इस कोलोइडल एंटीमनी का उपयोग करते हैं। तो यह विभिन्न औषधियां। चौथा उपयोग है इसका वाहित मल या अवशिष्ट का विसर्जन। ये देखिए, आजकल इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आपने देखा होगा बड़े शहरों में, आजकल तो कस्बों में भी ये चीजें होने लगी, सीवरेज लाइनें बिछाई जा रही है, पाइप गाड़ रहे हैं सड़कों खोद के, और हर घर का कनेक्शन उस सीवरेज पाइपलाइन से किया जा रहा है। उसमें क्या होता है, घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, अवशिष्ट पदार्थ है, वो सीवरेज पाइपलाइन के द्वारा सारे शहर का जो गंदा पानी या मल वगैरह है, जो अपन जो खाना वगैरह खाते हैं, उसका जो गंदा पानी है, वो सब बह के बाहर एक बड़े सीवरेज प्लांट में उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, शुद्धिकरण करते हैं। तो सारा जो गंदा वाहित मल है उसको बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और उस टैंक में बड़े पावरफुल हाई वोल्टेज वाले इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब ये जो वाहित मल है या अवशिष्ट है, इसमें कोलोइडी कण होते हैं जो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कोलोइडी कण अपने आवेश से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर अपना आवेश खो देते हैं और कण आपस में संगुणित होकर क्या कर लेंगे, बड़े कणों का निर्माण कर लेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उस टैंक में पैंदे पे बैठ जाएंगे। तो जितने भी कोलोइडी कण हैं वो सारे के सारे विलयन से पृथक हो जाते हैं। वहां जो ये पृथक हो गए, यूं नहीं फेंका जाता है, इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जो नीचे पैंदे पे जमा हो गया ना, उसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं और बाकी बचा हुआ जो पानी है उसका उपयोग खेतों में सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, एक पद दो काज हो गए। यहाँ पे खाद भी बन गई और पानी भी स्वच्छ हो गया, जिसका उपयोग अपन फसलों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो ये अवशिष्ट निस्तारण संयंत्र में इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग देखिएगा, कोलोइड का अगला उपयोग देखिएगा, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल का शोधन। अपन जानते हैं कि जो अपन जल पीते हैं या जमीन से जो जल का दोहन किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के कण हैं, बैक्टीरिया हैं, उन सब का वो कोलोइडी विलयन होता है। तो उसको अपन सीधा पेयजल के रूप में काम में नहीं ले सकते हैं, तो पहले उसका शोधन करते हैं। अपन ये जनरली अपने घरों में भी करते हैं। जैसे अपन ने किसी टैंक में पानी भर लिया तो शुरू में अपन देख रहे हैं गंदला सा पानी है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, तो क्या करते हैं अपन, उसके शोधन के लिए उसमें फिटकरी मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो गंदला जल है, वो मिट्टी के कणों का जल में बना हुआ ऋणावेशित कोलोइड है
और फिटकरी मिलाने से क्या होगा, फिटकरी क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये पोटास एलम मतलब फिटकरी का सूत्र है। इस फिटकरी को जल में डालेंगे तो इसमें देखिए कुछ धनायन मिलते हैं, जैसे K+ मिलेगा, एल्यूमिनियम 3+, ये धनायन प्राप्त होते हैं। इन धनायनों में स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा है, एल्यूमिनियम 3+ आयन की स्कंदन क्षमता ज्यादा है। किस नियम के अनुसार, हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार। तो एल्यूमिनियम 3+ आयन जल में मिट्टी के जो ऋणावेशित कण हैं उसके साथ जुड़ जाता है और उसके आवेश को नष्ट कर देता है। आवेश नष्ट होने से कण आपस में जुड़कर बड़े कणों का निर्माण कर लेंगे और जाके पेंदे पे बैठ जाएंगे और बाकी ऊपर का पानी है वो स्वच्छ हो जाएगा। कहते हैं ना पानी निथारना, पानी साफ हो गया, मिट्टी के कण नीचे बैठ गए। तो फिटकरी डालने से मिट्टी के कणों का स्कंदन हो जाता है, मिट्टी के कण पानी के पेंदे पे जाके बैठ जाते हैं, पानी का शोधन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। नेक्स्ट है रबड़ इंडस्ट्री में रबड़ का निर्माण। देखिए इसको अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, रबड़ कैसे क्या होता है। वैसे रबड़ एक हीविया ब्रेसिलियंसिस नामक पेड़ के तने में कट लगाकर एक सफेद दूध के जैसा पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिसे अपन कहते हैं क्षीर। रबड़ क्षीर जो होता क्या है, रबड़ के कणों का पायस होता है, मतलब इसमें रबड़ के कण हैं वो जल के अंदर मिले होते हैं। अब ये रबड़ के ऋणावेशित कण हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस रबड़ है इसको इसके क्षीर से पृथक करेंगे, अवक्षेपित करेंगे, तो इसको उबालते हैं। उबालने से क्या होगा, रबड़ के कणों की सतह पर जो प्रोटीन की परत है, रक्सी परत है, वो हट जाती है। उस रक्सी परत के हटते ही रबड़ के कण अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेपित कणों को छानकर पृथक कर लिया जाता है। उस रबड़ को क्रेप रबड़ कहते हैं, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्रेप रबड़, अब क्रेप रबड़ है उसका ज्यादा उपयोग नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा लचीला भी नहीं है, वो चिपचिपा होता है, आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, जल में भी घुल जाता है, तो उसका ज्यादा उपयोग नहीं है। तो उसको उपयोगी बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर उसको गंधक के साथ गर्म करेंगे, सल्फर के साथ गर्म करेंगे, जिससे वो बड़ा मजबूत हो जाता है, चिपचिपा भी नहीं रहता, आसानी से क्रिया भी नहीं करता और जल में भी नहीं घुलता है। तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करना क्या कहलाता है, वल्कनीकरण कहलाता है और इससे प्राप्त रबड़ वल्कनीकृत रबड़ होता है, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग है। अब देखिए अगर किसी पदार्थ पर आपको रबड़ की परत चढ़ानी है तो क्या करेंगे, चूंकि रबड़ है वो ऋणावेशित कण है, तो रबड़ के विलयन में जिस पदार्थ पर आपको रबड़ की परत चढ़ानी है उसका एनोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो रबड़ के कण एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत हो जाएंगे और एनोड पर जाकर चिपक जाएंगे और इस तरह से उस एनोड पर एक रबड़ की परत बन जाती है। तो इस तरह से एनोड पर परत का निर्माण हो जाता है। अगला सातवां उपयोग है चर्म शोधन में, चमड़ा उसके शोधन में, जिसे अपन कहते हैं टेनिंग भी जिसको कहा जाता है। अब देखिए जो चमड़ा प्राप्त होता है पशुओं से, उसका सीधा उपयोग अपन किसी भी वस्तु के निर्माण में नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें तनन क्षमता कम होती है, वो बहुत ज्यादा लचीला होता है। तो क्या करेंगे, देखिएगा जो चमड़ा होता है वो एक कोलॉइड है, धनावेशित कणों का, धनावेशित कण होते हैं चमड़े में। उस चमड़े को टेनिन नामक पदार्थ के कोलॉइडी विलयन में डुबोते हैं। अब ये जो टेनिन नामक पदार्थ है ये क्या है, ऋणावेशित कोलॉइड है और अपन जानते हैं धनावेशित और ऋणावेशित कोलॉइडों को आपस में मिला देते हैं तो दोनों कोलॉइडी कण एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देंगे और दोनों का स्कंदन हो जाएगा। तो चमड़े का क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन होते ही चमड़ा कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब इसका उपयोग अपन आसानी से विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में कर सकते हैं। यहाँ टेनिन के स्थान पर क्रोमियम लवण को उपयोग भी चमड़े के शोधन में किया जा सकता है। टेनिन के स्थान पर क्रोमियम लवण का उपयोग भी कर सकते हैं। आठवां उपयोग है फोटोग्राफी। आजकल तो देखिए मोबाइल वगैरह है या कैमरा वगैरह है वो सब डिजिटल हो गए, उसमें कोई फोटोग्राफी रोल नहीं डलता है।
आपने अगर कुछ समय या कुछ साल पहले की बात अगर देखी हो तो कैमरे के अंदर एक फोटोग्राफी रोल डलता था और उसके अपन को नेगेटिव भी मिला करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। वो जो रोल है जिस पर अपनी फोटो छपती है, फोटो बनती है, नेगेटिव बनता है, उससे फिर अपन रंगीन फोटो भी बना सकते हैं, उसे कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट या सेल्यूलॉइड कहते हैं। वो वास्तव में क्या होता है, प्लास्टिक की परत है या प्लास्टिक का जो आधार है उस पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का जिलेटिन के साथ निलंबन है उसकी परत बनी होती है। ये कोलॉइड के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। यहाँ AgBr का तो कोलॉइड है और जिलेटिन है, यह क्या काम करता है, ये स्थायी कारक का या रक्षी कोलॉइड के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होता है। जिलेटिन बहुत अच्छा रक्षी कारक है, इसके स्वर्ण संख्या का मान कम है, बहुत कम है, 0.005 से 0.01 तक होता है। स्वर्ण संख्या कम तो क्या हो जाएगा, रक्षण क्षमता ज्यादा होती है। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं, जिलेटिन में पोटेशियम ब्रोमाइड को घोलकर इसकी अभिक्रिया AgNO3 विलयन के साथ कराते हैं तो AgBr का निलंबन या कोलॉइड प्राप्त होता है। इसकी परत है वो उस रोल पर चढ़ाई हुई होती है। ये बड़ी प्रकाश संवेदी होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ये पिक्चर का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये कोलॉइड का निर्माण अपन फोटोग्राफी में कर सकते हैं। नेक्स्ट उपयोग इसके देखिएगा, कोहरा, धुंध, बरसात। जब अपन देखते हैं कि सर्दियों में बहुत ज्यादा धुंध आ रखी है, कोहरा आ रखा है, बरसात में अपन देखते हैं अचानक बादल आए और बारिश होने लग गई, ये सब क्या है, ये है कि जब जल है वो वाष्पीकृत होकर वायु में मिलती है तो अपने औशांक बिंदु से नीचे तापमान पर वो क्या होते हैं, जल के विभिन्न कण आपस में जुड़कर कोलॉइडी कणों का निर्माण कर लेते हैं और वायु में वो तैरते रहते हैं। उन कोलॉइडी कणों के निर्माण से वायु में उनके मिलने से जो कोलॉइड बनता है उससे क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, अपन उसको पारगमित रूप से उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो कोहरे के रूप में अपने सामने आ जाता है। वैसे ही जो बादल होते हैं वो बादल भी जल के कणों का एक ऋणावेशित कोलॉइड या धनावेशित कोलॉइड भी हो सकता है, वो एक कोलॉइडी विलयन की तरह वायु में तैरता रहता है। अब देखिए, जब दो विपरीत आवेशित बादल आपस में टकराते हैं, विपरीत आवेशित बादल, धनावेशित बादल और ऋणावेशित बादल, तो अपन जानते हैं विपरीत आवेश टकराएंगे तो क्या होता है, चिनगारी उठती है। तो अपन देखते हैं बारिश के दिनों में बड़ी बिजलियां कड़कती हैं कड़कड़ाहट के साथ, तो विपरीत आवेशित बादलों के टकराने से होता है। साथ ही क्या होगा, उन बादलों के आपस में टकराने से वे एक दूसरे के आवेश को नष्ट कर देते हैं और आवेश को नष्ट करने से जल के कणों का स्कंदन हो जाता है, तो उसकी बड़ी बूंदें बन जाती हैं और वो बारिश के रूप में जमीन पर आ जाती हैं। अब यहाँ देखिए, कई बार अपन देखते हैं कि जो बादल है वो स्कंदित नहीं हो पाते हैं, यूं आते हैं और चले जाते हैं, बेचारे किसान और अपन लोग देखते रह जाते हैं कि बारिश तो हुई नहीं। आजकल एक विशेष प्रकार की विधि तैयार कर ली गई है वैज्ञानिकों के द्वारा कि अपन जहां चाहे वहां पर बारिश करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे कि जैसे बादल आ गए, उन बादलों के ऊपर जाकर AgBr लवण या AgI लवण इनका बादलों पर छिड़काव कर दिया जाता है। अब चूंकि ये विद्युत अपघट्य है और बादल है वो कोलॉइडी विलयन है, तो विद्युत अपघट्य से प्राप्त आयन है वो कोलॉइडी कणों का क्या कर देंगे, स्कंदन कर देंगे और उनकी बूंदें बड़ी होकर जमीन पर आ जाती है। चूंकि ये प्राकृतिक रूप से तो हुआ नहीं, अपन ने करवाया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन इसको कहा जाता है। ये बादल है, इस पे AgBr का इस तरह से छिड़काव कर दिया और देखिए बारिश चालू, बारिश होने लगी, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश। बड़ी ही रोचक चीज है ये, लेकिन अपन एकदम से नहीं करवा सकते क्योंकि काफी महंगा पड़ता है। अब देखिए रक्त का स्कंदन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कई बार अपन देखते हैं जैसे अपन सैलून पे जाके शेविंग करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं या घर पे भी करते हैं, या किसी और कारण से स्किन पे कट लग जाता है,
कट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो चालू हो जाता है, रक्त का स्राव चालू हो जाता है। तो सैलून पे अगर मान लो इस तरह से कट लगता है तो वहां पर जो बार्बर है वो क्या करता है, फिटकरी लगा देता है। फिटकरी लगाने से क्या होगा, रक्त का बहना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जो ब्लड है, रक्त है, वो एक एल्ब्यूमिन का ऋणावेशित कोलॉइड है, एल्ब्यूमिन का। और इसके साथ जब फिटकरी संपर्क में आती है, फिटकरी की जगह आप FeCl3 फेरिक क्लोराइड भी काम में ले सकते हैं। फिटकरी जब इसके संपर्क में आती है तो क्या होता है, फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। फिटकरी से अपने को धनायन मिलेंगे, एल्यूमिनियम 3+ मिलेगा, K+ मिलेगा। ये धनायन रक्त के ऋणावेशित कोलॉइडी विलयनों के आवेश को नष्ट कर देंगे और इनको स्कंदित कर देंगे, और रक्त के स्कंदन से उसका थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का, और उसका बहाव बंद हो जाता है। नेक्स्ट उपयोग है आकाश का नीला रंग। इसको अपन पहले डिटेल में टिंडल प्रभाव के साथ भी देख चुके हैं कि जो वायु है वो धूल मिट्टी के कणों का कोलॉइडी विलयन होता है, और इस पर जब प्रकाश को डाला जाता है वायु पर तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन के लिए अपन जानते हैं कि उन्हीं रंगों का प्रकीर्णन होगा जिनकी तरंगदैर्घ्य का मान वायु में उपस्थित कोलॉइडी कणों के आकार की कोटि का होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रकीर्णन की जो मात्रा है वो आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घातांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। अब अपन जानते हैं कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें जो नीले रंग वाली साइड है, विबग्योर में VIBGYOR, इसमें ये वाली जो साइड है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका तरंगदैर्घ्य कम है, इसलिए इन रंगों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और येलो, ऑरेंज, रेड, इनका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो इनका प्रकीर्णन कम होगा। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू रंगों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ये रंग फैल जाते हैं वायुमंडल में, इसीलिए अपने को वो जो प्रकीर्णित रंग है, फैले हुए रंग है, उनके कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। और उसी आकाश के नीले रंग का रिफ्लेक्शन समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में दिखाई देता है, इसलिए नदी, समुद्र, झीलों के पानी का रंग भी आपको नीला दिखाई देता है। तो यह है आकाश का नीला रंग। अगला उपयोग है खाद्य सामग्री। बहुत से प्रकार की खाद्य सामग्री अपन कोलॉइडी विलयन के रूप में ग्रहण करते हैं। वो कोलॉइड है, जैसे दूध है, पायस है कि नहीं, दूध है, पायस है, ये कोलॉइड है। दूध है, पनीर है, आइसक्रीम है, फलों का रस है, और बहुत सारी खाद्य सामग्रियां हैं जो अपन कोलॉइडों के रूप में ग्रहण करते हैं। उनका अधिशोषण और अवशोषण आसानी से हो जाता है, इसलिए उनका पाचन आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट उपयोग है औद्योगिक उत्पाद के रूप में। बहुत सारे औद्योगिक उत्पाद जो अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं वो कोलॉइडी विलयनों के रूप में होते हैं, जैसे पेंट है, स्याही है, कृत्रिम प्लास्टिक है, सीमेंट है, इत्यादि बहुत सारे इसके उत्पाद हैं जो अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। फिर है सॉइल, मिट्टी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसानों के लिए। जो मिट्टी होती है उसके अंदर बहुत सारे खनिज होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, और मिट्टी की जो सतही परत होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सतही परत है वो विभिन्न प्रकार के खनिजों और मिट्टी के कणों का कोलॉइडी विलयन होता है। और कोलॉइडी विलयन होने के कारण ये क्या करता है, जो इसके ऊपर पानी डालते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा अधिशोषण करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। अब इसमें जो ह्यूमस होती है वह इसके लिए रक्सी कोलॉइड का काम करती है, मतलब इस कोलॉइड को अवक्षेपित नहीं होने देती, स्कंदित नहीं होने देती है, जो इसकी रक्षा करती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई
ऊपर की जो परत वो सबसे ज्यादा उपजाऊ, जिसको अपन ह्यूमस कहते हैं, वो अगर हटा दी जाए तो मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस होती है जो रक्सी कोलॉइड की तरह काम करती है। तो ये थे विभिन्न उपयोग कोलॉइड के, और इससे संबंधित क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, आप इस वीडियो देख के आसानी से समझ सकते हैं। ये आज अपना पूरा हो गया सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जो 12th में है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन ने इसके 14 पार्ट पढ़े हैं। आपको अगर कोई समस्या लगती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपका उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर देखेंगे, एक नए चैप्टर के साथ पेश होंगे। नया चैप्टर कौन सा लें इसका सुझाव आप दे सकते हैं, अन्यथा मैं तो कोई नया चैप्टर लेके आऊंगा ही, है ना। तो आप हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।